बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सीनियर तर्जमाकार इम्तियाज गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ एक गैर मुल्की टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट ये इंटरव्यू था इस लिहाज से कि तकरीबन तमाम मुल्की बैनुल अक़वामी जिस तरह के भी मामलात उनसे रिलेटेड थे, उन्होंने बड़ा खुल के इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू की और आलमी सतह पर जिन खदशात का और अवामी सतह पर इजहार किया जा रहा था उसके हवाले से उन्होंने जवाब दिया और वजाहत की। खासतौर पर इसराइल के साथ जो ताल्लुकात हैं इस पर इससे पहले भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं, लेकिन इस इंटरव्यू में उन्होंने OIC के हवाले से गुफ्तगू की और उन्होंने ख़ास तौर पर मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन जो है उसके हवाले से जो OIC का कायदाना किरदार है उसके ऊपर जोर दिया। उन्होंने ये मैसेज एक तरह से दिया OIC को कि जिस मकसद के लिए इस तंजीम को बनाया गया था वो ख़ास तौर पे मुस्लिम ममालिक के हवाले से जो तनाज़ात हैं आलमी सतह पर, अगर उसमें वो किरदार अदा करे तो इन मसाइल को हल करने में बहुत ज़्यादा मदद जो है वो मिल सकती है। उन्होंने गुफ्तगू क्या की है, ज़रा आपको गुफ्तगू सुनाते हैं और फिर इम्तियाज़ गुल साहब से उनका तर्जुमा लेंगे। Any one-sided settlement which is going to be imposed on the Palestinians is not going to work because the issue will never get resolved. And you know, Israel is in a very strong position right now, probably the strongest it's ever been. It's backed by the United States. But Israel too must recognize this, that if they do not allow Palestinians to have a just settlement, a viable state, this issue is not going to die down. Even if some countries recognize Israel, it's not going to die down. It will just keep festering. It's in Israel's interest that there should be a just settlement. यूँ तो वज़ीर आज़म ने अंदरूनी जो पाकिस्तान के मामलात हैं उस पर भी बात की, मईशत पे भी बात की, हुकूमती कारकर्दगी पे भी बात की, चीन और अमेरिका के साथ ताल्लुकात पे भी बात की, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इम्तियाज़ साहब, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मुझे लगी OIC के हवाले से जो उन्होंने बात की है, मैं चाहूँगी कि ये कितना इंपॉर्टेंट था इस तरह से मुखातिब करना OIC को और ये बात करना। देखिए, OIC रिवायती तौर पे सऊदी अरब के ज़ेर असर रही है जी, और गुज़श्ता दिनों हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जज्बाती अंदाज में सऊदी अरब को मुखातिब करके इसराइल ही के हवाले से और कश्मीर के हवाले से बात की थी। इससे पहले मलेशिया में इजलास होना था, वहाँ भी पाकिस्तान को थोड़ा सा महातिर मोहम्मद साहब के साथ और सऊदी अरब के साथ थोड़ा सा अनबन हो गई, इस लिहाज से कि ये तासुर मिला था कि शायद OIC के मुतवाज़ी एक और तंजीम खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। सो उस पैराए में वज़ीर आज़म ने बहुत मुअस्सर अंदाज में फ़लस्तीनी जो कॉज है उसकी हिमायत की है और उसकी एडवोकेसी की है, और ये कि बिलाशुबा इसराइल इंतहाई मजबूत पोजीशन में है, लेकिन ये मसला उस वक्त तक हल नहीं होगा। मजबूत मुल्क को भी इस मसले का सामना करना पड़ता रहेगा जब तक फ़लस्तीनियों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कोई हल नहीं दे दिया जाता। तो अच्छी बात है उन्होंने ये कही कि सिर्फ़ एक दो मुल्कों के तस्लीम करने से फ़लस्तीनियों का ना फ़लस्तीनियों का मसला हल होगा, ना इसराइल को सुकून मिलेगा। तो इस पैराए में मेरा ख्याल है बहुत पहली मरतबा पाकिस्तान के किसी रहनुमा ने खुल के एड्रेस किया है, बुनियादी तौर पे सिर्फ सऊदी अरब को नहीं बल्कि तमाम OIC के जो 57-58 ममालिक हैं उन्हें कि आपको मुश्तरका तौर पे एक मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा फ़लस्तीन के हवाले से और या इसराइल के साथ ताल्लुकात के हवाले से, और उसमें चंद हकीकतें सामने रखनी होंगी। वो हकीकतें ये हैं कि जैसे वज़ीर आज़म ने भी कहा कि इसराइल इस वक्त तमाम बड़े मुल्कों की हिमायत उसे हासिल है, जिसकी वजह से वो बहुत मजबूत पोजीशन में है। दूसरी बात यह है कि क्या OIC के तमाम ममालिक ने इसराइल को तस्लीम न करके उनके हक की बरारी में या उसको प्रोमोट करने में कुछ हासिल किया है? क्या OIC के तब अक्सर ममालिक की मुखालफत इसराइल को नई बस्तियाँ बसाने से रोकने में कामयाब हुई है? क्या OIC और मुसलमान मुल्कों की मुखालफत इसराइल के जो बड़े यूरोपीय मालिक हैं जो कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में मैटर करते हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, बरतानिया है, उन्हें इसराइल की खुल्लम खुल्ला हिमायत से रोक सके हैं?
नहीं रोक सके, बल्कि अब तो ये नौबत आ गई ना कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ उनकी परवाज़ें बहाल हो गई, सऊदी अरब के ऊपर से उनकी परवाज़ें शुरू हो गई। सऊदी अरब ने खुसूसी तौर पे ये इजाज़त दे दिया, ओमान ने और उर्दन ने भी इसराइली तैयारों को दुबई जाने की इजाज़त दी। अब इससे एक नया मोमेंटम पैदा हुआ है और इससे मैं समझता हूँ कि OIC के जो दूसरे ममालिक है उस पर भी प्रेशर में इजाफा होगा। इसके क्या इम्तियाज़ साहब, क्या इक्तिसादी जो ज़ाहिर इंटरेस्ट हैं डिफरेंट ममालिक के, देखिए बुनियादी तौर पे दुनिया चल ही रही है इक्तिसादियात पे। अगर किसी मुल्क की मईशत ठीक नहीं है, उसके पास खाने को नहीं है, तो वो अपना उसूली मौक़िफ़ इख्तियार करके किसी का क्या बिगाड़ लेगा। इसी तरह दूसरा एहसास ये है कि इस वक्त दुनिया इक्तिसादी मफादात में जुड़ी हुई है और जब तक आपकी इक्तिसादियात को, आपकी मईशत को बढ़ावा नहीं मिलेगा, उस वक्त तक आप अपने आवाम के लिए उनके दुखों का मदावा भी नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए और जो दूसरे तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके लिए ये और भी ज़रूरी हो जाता है। आप ये देखिए कि ताइवान मुतनाज़ इलाका है, चीन ख़ुद को उसको अपना एक अलग सूबा समझता है, अगरचे ताइवान ख़ुद को एक अलग मुल्क, आज़ाद मुल्क कहता है, लेकिन उसके बावजूद ताइवान की कंपनियां बराह रास्त चीन में आके सरमायाकारी करती हैं। यानी बज़ाहिर वो दुश्मन मुल्क हैं, लेकिन चीन ने इक्तिसादी तौर पे ख़ुद को मजबूत करने के लिए और इक्तिसादी कनेक्टिविटी को एक डिपेंडेंस में तब्दील करने के लिए ताइवानियों को, जापानियों को इजाज़त दे रखी है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इवन भारत है, अमेरिका है, वो भी चीन से भारत को बिल्कुल भारत को तो चीन वाले अपना नज़रियाती और सियासी दुश्मन तस्वर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी 90 अरब डॉलर के बराबर बाहमी तिजारत है। तो बुनियादी तौर पर इक्तिसादी मफादात इन तमाम ममालिक के उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि आप अपनी इसराइल के हवाले से, फ़लस्तीनियों के हवाले से सोच जो है उसको रैशनलाइज़ करें। रैशनलाइज़ का ये मतलब है कि आप अपना उसूली मौक़िफ़ बिल्कुल उस पर डटे रहें, फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखें, जहाँ जहाँ मुमकिन हो। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल है जिनीवा में, न्यूयॉर्क में सलामती काउंसिल है और जनरल असम्बली है, और इसके अलावा जितने दूसरे बैन अक़वामी फ़ोरम या कॉन्फ्रेंस हैं वहाँ पर आप बिलाशुबा फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखें। लेकिन हमें सोचना होगा यहाँ पाकिस्तान में भी कि क्या एक उसूली मौक़िफ़ पे बरकरार रह के हम पाकिस्तान के ख़त गुर्बत से नीचे रहने वाले 9-10 करोड़ आवाम को यूं ही गुर्बत की दलदल में फंसाए रखेंगे, या फिर इस अंदाज़ में अपने पॉलिसी में नज़रसानी करें कि जिसकी वजह से भारत के साथ, इसराइल के साथ हमारे जो मुखासमाना रवैया है, भारत को चले साइड पे छोड़ दें, इसराइल क्योंकि दुनिया भर की बड़ी कुव्वत है, दुनिया भर का सरमायादार सारा इसराइल के साथ चिमटा हुआ है। दुनिया सबसे ज़्यादा दौलत इस वक्त इस यहूदी सरमाकारों के हाथों में मुर्तकिज़ है। तो ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए, ख़ास तौर पर वो मुल्क जो कि अभी तरक्की पजीर है, जहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं इक़्तिसादी तौर पे, हमें सोचना पड़ेगा। बड़े लोग हैं पाकिस्तान में, हो सकता है हम पे वो इल्ज़ामात भी लगाएं, लेकिन सवाल है कि क्या हम यूं ही जज्बाती अंदाज में रह के, जज्बाती बातें करके पाकिस्तान के जो 10-12 करोड़ ख़त गुर्बत के करीब या उसके नीचे रहने वाले लोग हैं उनकी कोई खिदमत कर रहे हैं? लेकिन ये बहुत मुश्किल ये फैसला तो खैर पता नहीं अभी ये कब होता है जाके इस किस्म का, लेकिन ये बहुत मुश्किल चीज़ है क्योंकि अवामी सतह पर भी जो प्रेशर है और ज़ाहिर इस्लामी ममालिक का भी और फ़लस्तीन के अवामी मौक़िफ़ पर डटे हुए। अवामी प्रेशर तो होता है बिलाशुबा, उसमें ज़रा इब्लाग का भी प्रेशर होता है और हमेशा दुनिया भर में ये होता है कोई मसला सामने खड़ा हुआ तो उस पर फिर राय मुनक़सिम होती है, कोई उसके हक़ में होते हैं, कोई इसके ख़िलाफ़ होते हैं, लेकिन बिल आखिर जो मुदब्बिरीन हैं, बड़े लीडर होते हैं, उन्होंने फ़ैसला करना होता है कि आया हम स्टेटस को जारी रखना चाहते हैं या मुल्क को, इस कौम को हमने मसाइल, इक़्तिसादी मसाइल में से, ग़ुरबत में से निकालना है। तो उस सूरत में मेरा ख्याल जिस तरह चीन की क़यादत ने बड़े दो टोक का फ़ैसले किए, ख़ास तौर पे गुज़िश्ता 20-25 बरसों के दौरान, कतई नज़र इसके कि उनके किन ममालिक के साथ अच्छे मरासिल में और किन ममालिक के साथ बुरे थे, उन्होंने इक़्तिसादी समत जो इख्तियार की उसकी बदौलत चीन आज दूसरी बड़ी ताकत बन के उभरा है और उसी ताकत के बलबूते पे वो अमेरिका को भी आंखें दिखा रहा है और दूसरे जो बड़े ममालिक हैं नेटो के, उनके साथ भी बराबरी की सतह पे बातचीत कर रहा है। और ये
सिर्फ और सिर्फ उसकी इक्तिसादी क़ुव्वत की वजह से है। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो बड़ा दो टोक और बड़ा वाज़े है, जो मज़ीद वाज़े किया इमरान खान साहब ने इस इंटरव्यू के दौरान। अच्छा इम्तियाज़ साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये की कि जी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई जाए और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएँ, तो इसमें वक्त लगेगा। एक ये भी उन्होंने बड़ा खुल के इसके ऊपर भी बात की जो उन पर तनकीद होती है, और दूसरे मीडिया के हवाले से और फेक न्यूज़ के हवाले से उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जी ये जो हम देखते हैं कि एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है कि किसी किस्म की कतगन है या आज़ादी राय का इजहार जो है वो नहीं किया जा सकता, तो ये एक गलत बात है। और अगर कोई गलत बात होती है तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर आप अगर उसको रोकते हैं तो ये तो पूरी दुनिया में होता है, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है। देखिए, इसको गलत बात करार देना मेरा और आपका काम नहीं है। हमारा काम खबर आप नाजरीन तक पहुंचाना है, उस पर तबसरा करना है। मैं इस हवाले सिर्फ इतना ये कहूँगा कि फेक न्यूज़ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि अमेरिका में भी है, और हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ के बयान करना ये रिवायत अमेरिका और कई दूसरे मुल्कों में भी है। मैं देख रहा था फेसबुक ने बीजेपी एक भारतीय सियासतदान है उन पे पाबंदी लगा दी। उनके कई बयानात उन्होंने फेसबुक से हटा दिए क्योंकि उन पे इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि वो नफरत अंगेज़ बयानात दे रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। इसी तरह मशहूर केस है, आपने भी फॉलो किया, मेरे ख्याल उस पर आप बात करना चाहते हैं। अमेरिका के हवाले से गुफ्तगू करें, मेरे ख्याल में हम एक ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और बात करेंगे अमरीकी नशियाती इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका की, जिससे इस वक्त 5 लोगों को बरतरफ किया गया है, मुअत्तल किया गया है। और इसकी वजह यह है कि एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वॉइस ऑफ अमेरिका की चलाई गई, जो कि जो बाइडन जो कि सदारती उम्मीदवार हैं रिपब्लिकन पार्टी के, उनके हवाले से थी। वो वीडियो क्या थी, क्यों निकाला गया इन लोगों को, इसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। टेक्नोलॉजी के हवाले से हम उस दौर में जिंदा हैं जहां इजादात की रफ्तार पिछले किसी दौर से कहीं ज्यादा है। स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट कार्स, स्मार्ट घर। आज की दुनिया स्मार्ट है और हम आपके लिए लाएंगे इस स्मार्ट वर्ल्ड की अपडेट स्मार्ट वर्ल्ड में। सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। यह है राइजिंग पाकिस्तान, जो देखा जाता है खैबर कराची था इंग्लिस्तान। इसमें होती है सेहत की बात डॉक्टर नौशीन और ट्रेनर्स काशिफ और तहमीना के साथ। यहाँ होती है सैर कहकशाओं समंदरों से लेकर साइंस, फिजिक्स और शहजादों और परियों के देश की। गुड न्यूज सेगमेंट में सबीन, रेबेका और फातिमा से होती है फील गुड मुलाकात। म्यूजिक, फिल्म, कोर्ट कचहरी और इंटीरियर्स के माहिरीन होते हैं आपके साथ। इसके अलावा रोजाना आपकी मुलाकात होती है एक सरप्राइज गेस्ट से। सो ये है राइजिंग पाकिस्तान के लिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। ये मामला शुरू होता है जो बाइडन की तकरीर से, जो कि सोशल मीडिया पर जारी की जाती है वॉइस ऑफ अमेरिका की, और उसके बाद 6 लोगों को जो कि उर्दू सर्विस से वाबस्ता हैं उनको बरतरफ कर दिया गया है। इम्तियाज़ साहब, ये अमेरिका का एक बड़ा चैनल है वॉइस ऑफ अमेरिका, और ये उसमें हुआ है। यानी पाकिस्तान में जो हम बातें करते हैं इसका मतलब ये कि पूरी दुनिया में इस किस्म की चीज़ों के ऊपर एक्शन लिया जाता है। हाँ, पहले अगर मेरा देख लें कि जो बाइडन साहब ने जो गुफ्तगू की है नाज़रीन, वो गुफ्तगू आपको सुनाते हैं जिसके ऊपर ये कार्रवाई की गई, उसके बाद बात करते हैं। I will end the Muslim ban on day one. Day one. Hadith from the Prophet Muhammad instructs, whomever among you sees a wrong, let him change it with his hand. If he is not able, then with his tongue.
if he is not able, then with his heart. Make no mistake, people. 2020 is our year. मुसलमानों की तंजीम से उनका ये खिताब था जिसको इंतखाबी मुहिम का हिस्सा करार दिया जा रहा है। इम्तियाज़ साहब, नहीं, मैं अगर इसको आप देखें तो बिल्कुल वाज़े तौर पे जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम का एक वीडियो है, जिस अंदाज में वो तैयार हुआ है। अब बुनियादी तौर पे वॉइस ऑफ अमेरिका की जिन लोगों को इसका जो इल्ज़ाम लगाया गया है, उन्होंने ये गौर नहीं किया इस बात पे। बड़ी अच्छी बात है, जो बाइडन मुसलमानों के हवाले से अच्छी बात कर रहे थे, बड़ा खुशकुन एक पैगाम है मुसलमानों के लिए जो अमेरिका में रिहाइश पजीर हैं। लेकिन ये सहाफ़ी भूल गए कि इस वक्त चूँकि ट्रंप के साथ जो बाइडन का बड़ा सख्त मुकाबला चल रहा है, इंतखाबी मुहिम है, और वॉइस ऑफ अमेरिका एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है जो कि यूएस एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया भी के साथ वाबस्ता है, बुनियादी तौर पे सरकारी फंडिंग है, और उसके बावजूद उसमें बड़े सहाफ़ती उसूलों की बुनियाद पे काम होता है। तो ये जो वीडियो हमने देखा है, ये बिल्कुल एक कैंपेन का वीडियो है, और अलबत्ता जो इसकी पस मंज़र इस तमाम किस्से का ये है कि वॉइस ऑफ अमेरिका के नए चीफ एग्जीक्यूटिव माइकल पैक हैं, और वो भी ट्रंप कैंप के इंतहाई करीबी साथी हैं, और जब से वो आए हैं उन्होंने एक लगता ये है कि एक एजेंडे पे काम शुरू कर रखा है, और वो है कि किस तरीके से इल्ज़ाम भी उन पे ये है कि वॉइस ऑफ अमेरिका और यूएस एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया के ज़ेरे असर जितने भी इदारे हैं, उनको एक प्रोपेगेंडा स्टेशन में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, और वहाँ से सहाफ़ियों को फारिग करने के एक प्रोग्राम पे अमल दरामद हो रहा है। इसीलिए जो लोग भी वॉइस ऑफ अमेरिका में आते हैं, उनकी बाकायदा सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। अब माइकल पैक ने यह भी कहा कि यहाँ पे पिछले 10, 12, 15 वर्षों में जो लोग आए हैं, उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस या स्क्रीनिंग नहीं की गई है, और जिनकी नहीं हुई स्क्रीनिंग, उनके वीज़े हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। मुद्दत खत्म होगी तो एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, और उनको वापस जाना पड़ेगा। इंडोनेशिया के 2 सहाफ़ियों को कल परसों वापस जाना पड़ गया है, और वो बड़े भारी दिल के साथ वहाँ से वापस गए, क्योंकि उनके वीज़े जो थे वो एक्सटेंड नहीं किए गए। इसी तरह जो हिस्पानवी इलाके हैं, जैसे क्यूबा है या वेनेजुएला है, उसके हवाले से एक सवाल था स्पेनिश सर्विस में, और सहाफ़ी ने जब उनसे पूछा कि आप उस इलाके को कवर करने वाले सहाफ़ियों के वीज़े रिन्यू नहीं कर रहे हैं, तो पूरी सर्विस में से वो इंटरव्यू का वो वाला हिस्सा फिर काट दिया गया। अच्छा। जिससे ये लगता है कि बाकायदा एक मुहिम के तहत मजीद वीज़े भी एक्सटेंड नहीं किए जाएंगे। और फिर उसके बाद ये सारा मामला जिस तरह से हुआ है वॉइस ऑफ अमेरिका से बरतरफ किए जाने का। इस वक्त इम्तियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमेरिका में डॉन न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट अनवर इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब आपके वक्त के लिए। अनवर साहब, ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक मुहिम से शुरू हो गई अमेरिका के अंदर, खास तौर पे माइकल पैक के चार्ज संभालने के बाद, एक तो वीज़े एक्सटेंड नहीं किए जा रहे हैं लोगों के, और फिर उसके बाद ये उर्दू सर्विस जो है वॉइस ऑफ अमेरिका की, उसके 6 लोगों को बरतरफ किया जाना। क्या कहेंगे आप इस पे, क्या हो रहा है? कई बातें हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि 4 लोग, यानी उसमें है मुबशर जैदी हैं, बिरदा हैं, बेनज़ीर हैं और खलील भोगियो साहब हैं, उनको बरतरफ कर दिया गया कि ये चारों कॉन्ट्रैक्ट पे थे, तो उनको आसानी से बरतरफ किया जा सकता था। एक जो है फरशोरी साहब, उनको बहाल कर दिया गया है, और ताबिंदा जो है वो अभी मुअत्तल है, क्योंकि ये दोनों रेगुलर हैं, तो इनको इस तरह जॉब से निकालना आसान नहीं है, इसमें वक्त लगेगा। और जहाँ तक इस सारे इशू का ताल्लुक है, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये सारा इशू बसन हमारी ये जो जुबानें हैं मुख्तलिफ, उनके हलकों में ये गुफ्तगू थी। खास तौर पे जो उर्दू सेक्शन है, उनका बार बार दावा होता है कि हम एक आज़ाद मीडियम हैं। अच्छा, अगर आप यही गुफ्तगू करें जाके अगर वॉइस ऑफ अमेरिका के अंग्रेजी वाले से, स्टाफ से, खासतौर पे जो अमरीकी हैं यहाँ के रहने वाले, वो कभी ये दावा नहीं करते। उसकी 3-4 बुनियादें। सबसे पहली बात है कि वो जिसको भी वहाँ एम्प्लॉय किया जाता है, वो यूएस फेडरल गवर्नमेंट का मुलाजिम होता है, उसकी सारी बेनिफिट्स लेता है, हेल्थ बेनिफिट्स लेता है, मकान खरीदते हुए उसको कंसेशन मिलता है, हर वो बेनिफिट मिलता है जो फेडरल गवर्नमेंट को मिलता है। वो कहते हैं कि आप फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजिम होके इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। माइकल पैक ने जो शुरू में सबसे पहले बयान दिया था, उस पर भी उन्होंने ये बात किया था कि जब ये वॉइस ऑफ अमेरिका बना था, उसका जो एजेंडा था
आजकल के मुलाजमीन उसको भूल गए हैं। वो एजेंडा ये था कि अमेरिका की बात उन मुल्कों में पहुंचाई जाएगी जहां से अमेरिका की मुखासमत से दुश्मनी चलती है, उसके अलावा हमारा कोई एजेंडा नहीं है। और एक तवील मुद्दत तक वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम को अमेरिका में दिखाने पे पाबंदी थी, वो पाबंदी अब भी कायम है, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया की वजह से रोकना मुमकिन नहीं रहा, इसलिए अब यहाँ देखने लगे हैं। तो बड़े अरसे तक ये होता था कि डोमेस्टिक इश्यूज पर जिस हद तक मुमकिन हो वॉइस ऑफ अमेरिका उसको कम से कम कवर करता था। अच्छा, तीसरी बात ये है इसमें कि जो बाइडेन साहब का जो सिलसिला है और ये मुस्लिम वोटों का सारा सिलसिला, अमूमन ऐसी छोटी छोटी बातें पहले इग्नोर हो जाती थी, अगर कर भी झेली जाती। अगर ये पिछले इंतखाबात होते या उससे पहले के इंतखाबात होते थे, इनको इग्नोर कर दिया जाता, क्योंकि इतना बड़ा मसला नहीं था। मुसलमान कुल आबादी का सिर्फ 1% है अमेरिका में। मसला ये हुआ है कि मसलन मिशिगन और विस्कॉन्सिन दो ऐसी रियासतें जो डेमोक्रेट्स थी और पिछले इंतखाबात में वो रिपब्लिकन ने जीत ली, और जिसकी वजह से सदर ट्रंप सदर बन के, बावजूद इसके कि उनके जो वोट हैं हिलरी के मुकाबले में 2 मिलियन कम है। हिलरी को 2 मिलियन वोट ज्यादा मिले। नहीं, लेकिन अनवर तो, वो ठीक है, वो अब अमेरिका की दाखिली सियासत है। हम आपको एक बात बता दो, तो उसमें ये हुआ है, हम ये पूछना चाह रहे थे कि इसका ये जो वाकया हुआ, बरतरफियां हो गई हैं इसका, और इन्होंने जो रिपोर्ट वगैरह दिखाई गई जिस अंदाज में, तो इसका जो सहाफती हमारी अकदार हैं, सहाफती यार्ड स्टिक है कि आप उस पर अप्लाई करें, उसकी अगर रोशनी में देखें तो क्या सही हुआ या गलत हुआ? मैं उस पर आता हूँ। तो उसकी एक वजह से बता दूं एक जुमले में कि मिशिगन रियासत डेमोक्रेट सिर्फ 11,000 वोटों से हारे थे और वहां 2,40,000 के करीब रजिस्टर्ड मुसलमान वोटर थे। तो इस वक्त मुसलमान वोट बहुत अहम हो गया है। अच्छा, अब रही बात के सहाफती इख्तियार की। अमेरिका में ये सिर्फ और सिर्फ हमारा और हमारे पाकिस्तानी और दूसरे मुल्कों के लोग वॉइस ऑफ अमेरिका में काम करने वालों का इशू है, क्योंकि अमेरिका में अगर आप नेशनल प्रेस क्लब में बैठ के ये बात संजीदगी से करें कि वॉइस ऑफ अमेरिका सहाफती इक़्तिदार को फॉलो करता है या वॉइस ऑफ अमेरिका एक आज़ाद अदारा है, तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा। कोई अमरीकी सहाफ़ी, इसको कहते हैं वर्थ हिज सॉल्ट या हर सॉल्ट, ये दावा कभी नहीं करेगा कि वॉइस ऑफ अमेरिका एक आज़ाद अदारा है। वो पूरा अमेरिका इस बात को तस्लीम करता है, सिवाय उन गैर मुल्कियों के जो वहाँ काम करते हैं, बिकॉज दे वांट टू फील गुड, तो वो ये दावा करते हैं कि वो आज़ाद है। वो वहाँ आप उनके वेबसाइट पे जाएं तो लिखा होता है वॉइस ऑफ अमेरिका की इंग्लिश के वेबसाइट पे कि हम अमेरिकी दफ्तर खारजा के व्यूज की हम तर्जुमानी करते हैं। लेकिन जो 14 सहाफ़ियों ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने खत लिखा है माइकल पैक को, उसका फिर क्या मकसद हो? दे हैव टेकन स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दैट। हाँ ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं और अंदर से कोशिश होती रहती है कि जिस हद तक उनको आज़ादी मिली है उसको और बढ़ाया जाए, लेकिन ये एक आज़ाद अदारा नहीं है, ये बीबीसी नहीं है। बीबीसी से कोई भी संजीदा, अगर आप ये कहीं बैठ के संजीदा हल्कों में बात करेंगे तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा। कोई संजीदा हल्का ये दावा नहीं करता कि वॉइस ऑफ अमेरिका बीबीसी है। तो इसका मतलब तो ये हुआ अनवर साहब कि फिर अगर जो उन्होंने किया है, जब आज़ादी थी नहीं और उन्होंने जो किया तो ये गलत किया, और उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर जस्टिफाइड है। बिल्कुल नहीं, जस्टिफाइड तो मैं नहीं कहूँगा। मैं तो कहूँगा कि सरकारी इदारों में भी आज़ादी होनी चाहिए, सहाफती इक़्तिदार के खिलाफ है, किसी किस्म की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलत हुआ है। लेकिन ये जो कुछ हुआ है उसका उनके इर्द था, ये नताइज हो सकते थे, इसलिए कि आप अमेरिकी फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं और आप पे फेडरल गवर्नमेंट की सारी पाबंदियां आप पे वो होती हैं। बिल्कुल ठीक है, और जब आपको पॉलिसीज का पता है तो फिर आपको उनको फॉलो करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब आपके वक्त के लिए। इम्तियाज साहब, मैं चाहूंगी कि आप भी इस पर जरा कमेंट कर दीजिए, उनकी तो अपनी राय है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्योंकि जाहिर है अगर पॉलिसीज वाज़े हैं तो फिर उनके ऊपर। देखिए अनवर साहब थोड़ा सा शायद उनके लिए नरम गोशा रखते हैं जिन लोगों को बरतरफ किया गया है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो ये बिल्कुल एक पोस्टर लग रहा था जो बाइडन की तरफ से जो कैंपेन है वहाँ पे, और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर आना चाहिए था कि पेड, जिस तरह होता है ना पेड कंटेंट, जिस तरह हमारे भी इंतखाबी मुहिम चलती है, तो मैं बतौर एक प्रोफेशनल सहाफ़ी के मुझे ये लग रहा है कि इन लोगों से थोड़ी सी चूक हो गई है, जिसकी वजह, जिसका भरपूर
फ़ायदा एक ऐसे शख्स ने उठाया है जिसको इस मिशन पे भेजा गया है कि आपने इस इदारे को आपने ट्रिम करना है, लोगों को थोड़ा फारिग करना है और बकौल डेमोक्रेट्स के उसको प्रोपेगेंडा ऑर्गन में तब्दील करना चाहते हैं। लेकिन ये माइकल पैक का ये ओरिजिनल अपने वो एजेंडा पे ले जाना चाहते हैं कि आपने अमेरिका के बारे में लोगों को आगाह करना है। ठीक, इससे अलबत्ता एक सबक ज़रूर है, न सिर्फ अमेरिका में बसने वाले सहाफ़ियों के लिए बल्कि पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए भी। वो सबक यह है कि अगर आप किसी सरकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और उसको अगर आपने अपने ज़ाती सियासी नज़रियात के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है तो उसके फिर नताइज ज़रूर होंगे, उसका ख़मियाज़ा आपको ज़रूर भुगतना पड़ेगा। जैसे कि इन 4 सहाफ़ियों को भले उन्होंने जानबूझ के ना किया हो, लेकिन चूँकि उन्होंने थोड़ी सी डिविएशन की है अपने बुनियादी काम से तो उसकी उन्हें सज़ा देनी पड़ी है, सज़ा भुगतनी पड़ी है। दूसरा उसमें सबक ये है कि हमारे सामने CNN की मिसाल है। CNN दिन रात 24 घंटे अमरीकी सदर ट्रंप और उनका मजाक उड़ाते रहते हैं बुनियादी तौर पे। उन्हीं की तकारीर को इस्तेमाल करके, उनके साथियों की तकारीर इस्तेमाल करके उन ज़बरदस्त तनकीद का सिलसिला हर वक्त जारी रहता है। लेकिन उनका चूँकि इदारती कंट्रोल इतना सेंट्रलाइज्ड है, इतना मौसर और मरबूत है कि जिसकी वजह से कानूनी तौर पे CNN पे आज तक कोई कदगन नहीं लग सकी। हालांकि डे 1 से सदर ट्रंप ने उसको कहा है कि ये फेक न्यूज़ है, यानी ये जाली खबरें देते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने दूसरे ज़राए इब्लाग को भी फेक न्यूज़ कहना शुरू कर दिया। लेकिन आज तक किसी एक के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी है बशमूल CNN के, क्योंकि वहाँ पे एक इदारती जो पॉलिसी है उससे कोई रूगर्दानी नहीं कर सकता है। एक लाइन पे सब चल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई और जैसे हमारे यहाँ भी है, आपने देखा होगा जो मुख्तलिफ प्राइवेट चैनल्स के अंदर भी जिस तरह के प्रोग्राम चल रहे होते हैं, कई दफ़ा मालूम होता है कि मुख्तलिफ अतराफ़ से एजेंडे की तशहीर हो रही है। अब उसका नुकसान फिर ये होता है कि सहाफ़त की क्रेडिबिलिटी, सहाफ़ियों की क्रेडिबिलिटी मुतासिर होती है। और आपने भी सुना होगा, आप आम लोगों के साथ गुफ्तगू में को बता दिया जाता है कि जी मेरा ख्याल है कि फ़लाँ साहब उनके लिए बात कर रहे हैं और वो साहिबा उनके लिए बात कर रहे हैं। बड़ा क्लियर होता है, पता चल जाता है। अब तो खैर पता भी है कि कौन कौन से सहाफ़ी किस किस एजेंडे पे हैं। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये ब्लैक शीप्स जो हैं उनको बहरहाल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जो रियल जर्नलिस्ट हैं उनसे अलग करना चाहिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान में इंसाफ के हुसूल में जो ताख़ीर है वो एक ऐसा मसला है कि जिसमें साल हा साल गुजर जाते हैं और लोग पिसते रहते हैं। इसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सुनते थे दुनिया ग्लोबल विलेज बन जाएगी, फिर सुना दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है और अब तो लगता है दुनिया सिमटकर हमारी मुट्ठी में आ गई है। हर लम्हे कोई अपडेट, कोई ना कोई खबर, कुछ ना कुछ नया। इसीलिए हम आपके लिए ला रहे हैं वर्ल्ड इन व्यू। पूरे हफ्ते दुनिया भर में होने वाली सब न्यूज और अपडेट्स, ताकि कुछ मिस ना हो। वर्ल्ड इन व्यू देखिए हर हफ्ते रात 7:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि लाखों मुकदमात ऐसे हैं, इस पर हम पहले भी प्रोग्राम्स में गुफ्तगू कर चुके हैं और ये इतना सीरियस मसला है और इतना अहम ये मामला है कि इसके ऊपर बार बार बात होनी चाहिए और इसी हवाले से आज भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर गुफ्तगू करेंगे। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 19 लाख के लगभग मुकदमे मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। इनमें कई मुकदमात तो गुज़िश्ता 25 साल से फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह 5 हाई कोर्ट्स में 2,93,947 मुकदमात, सुप्रीम कोर्ट में 38,539 मुकदमात, जबकि निचली अदालतों में तकरीबन 16 लाख से ज़ायद मुकदमात फैसलों के मुंतज़िर हैं। इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर की कई वजूहात हैं, जिसमें गैर ज़रूरी मुकदमात की भरमार, मुकदमात में गैर ज़रूरी तवालत, जजों की कमी, वकला तंजीमों की हड़ताल, हुक्म इम्तनाई,
तफ्तीशी नकाइस शामिल हैं। कितने ज़ेर इल्तिवा केसेस हैं, वजूहात क्या हैं, ये आपने रिपोर्ट में जाना। लेकिन इम्तियाज़ साहब, मुझे लगता है कि आज आपके पास एक इतना पलंदा मुझे नज़र आ रहा है और इन डेप्थ आपने इसके ऊपर जो है बड़ी डिटेल्स आपके पास हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप इसके ऊपर रोशनी। देखिए, मैं प्रोग्राम के लिए आ रहा था तो मैं टीवी देख रहा था, उसमें एक खबर चली कि कोयटा में एक मॉडल अदालत ने एक साबका एक बड़े सियासतदान हैं बलूचिस्तान के, मजीद चकजई साहब, जी बिल्कुल, उनको बाइज़त तौर पे बरी कर दिया। अच्छा, अब आप देखिए कि जून 2017 में इन साहब ने इनकी गाड़ी लैंड क्रूज़र सड़क के दरमियान में खड़े एक सार्जेंट को रोनते हुए चली गई थी, वो उधर ही जहाँ भाग हो गया और बाकायदा CCTV फुटेज उसकी मौजूद है, इनकी गाड़ी की भी। लेकिन आज मैं हैरान हूँ, मॉडल कोर्ट ने उनको कह दिया कि ये अदम सबूत की बुनियाद पे उनको बरी कर दिया गया। इसी तरह आपको याद होगा कि मुश्ताक रईसानी साहब थे, सेक्रेटरी मालियात थे बलूचिस्तान में, जिनके घर से 70 करोड़ रुपए कैश की सूरत में बरामद हुई। उनकी तकरीबन 2 दर्जन जायदादें कराची में और कोयटा में सामने आई थी। उनके साथ साथ दूसरे प्रिंसिपल एक्यूज्ड जो थे वो खालिद लांगो साहब थे। लेकिन दोनों साहिबान माशाल्लाह घूम फिर रहे हैं आज़ादी के साथ, वो मुकदमा उनका चल रहा है। खालिद लांगो साहब तो आजकल वो पाकिस्तानी सलमान खान बनने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कराची से कभी कोयटा से 4 अपने मुसल्ले गार्ड्स के साथ सेल्फियाँ बना के ट्विटर पे और फेसबुक पे डाल रहे हैं, कभी गडरिए के रूप में, कभी साइकिल पे हैं, कभी मोटरसाइकिल पे हैं, और कोई लगता है कि इनके लिए तो कोई कानून ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है हमारे साथ हमारे कानून हैं जी, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। आरिफ साहब, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो एग्जांपल्स दी हैं, जो कोर्ट की इम्तियाज साहब ने, कि वीडियो सबूत मौजूद हैं, क्या वीडियो सबूत नहीं होता और जो जिस जुडिशल सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं ये उसके सुकम है, जिसकी वजह से इस तरह से सामने एक चीज़ आपके है, उसके बावजूद बरी हो गए बाइज्जत? वाक़े की तरफ निशानदेही की है। इस तरह का ये वाक़या और इस तरह के कई और वाक़यात, और हर रोज़ जो हम सामने आंखों के देखते हैं वो काफ़ी चौंका देने वाले वाक़यात होते हैं। लेकिन अब वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि लोग चौंकते भी नहीं हैं, इसलिए कि उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे इसी तरह ही होना है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि किसी भी हुकूमत ने फराहमी इंसाफ को अपने एजेंडे पर टॉप प्रायोरिटी पे नहीं कभी रखा, जो कि वो कहते हैं ना कि गुड गवर्नेंस इज द फर्मेस्ट पिलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज द फर्मेस्ट पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस। अगर आप लोगों को अच्छी हुकूमत देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका फ़र्ज़ यह है कि उन्हें इंसाफ की फराहमी जो है वो यकीनी बनाएं। यहाँ इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना तो किसी की तरजीह में शामिल नहीं है। आप ज़रा गौर करें कि सबसे पहली बात जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आपकी अदालतें जिन हालात में काम कर रही हैं वो ज़रा आप गौर कर लें, थोड़ा सा ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर कोई प्रॉपर कोर्ट्स नहीं है, कहीं बाथरूमों के अंदर, कहीं कोई किराए की बिल्डिंग के अंदर इमारतें हैं। उसके बाद दूसरी आप ये ज़रा देखें कि जजेस जो है वो इम्तिहान पास करें या ना पास करें, आपने उन्हें रखा हुआ है। जजेस का आपको ये नज़र आ रहा है कि जजेस अपना मर्जी से फैसले कर रहे हैं, जो उन्होंने करना होता है वो उसी तरह करके फिर यहीं वो अपने इस्तीफ़ा देते हैं और इस्लामाबाद में आके कोर्ट्स में यानी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं या कोई और कारोबार कर लेते हैं। दिनों में वो मालो माल हो जाते हैं। कभी किसी ने इस तरह तवज्जो नहीं दी कि यहाँ प्रोसिक्यूशन ब्रांच नहीं है इस्लामाबाद के अंदर, और अगर आपके पास प्रोसिक्यूशन ब्रांच नहीं है रेगुलरली तो आप किस तरह मुकदमात को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरी चौधरी साहब, एक बुनियादी मसला जिसकी तरफ आपके भी कई साथी तवज्जो दिलाते रहते हैं कि इस जो फौजदारी निज़ाम जो कि अंग्रेज़ छोड़ गया था उसका बहुत ज़्यादा रिव्यू नहीं हुआ, और उसके अंदर चंद प्रोविजंस हैं जैसे कि स्टे ऑर्डर है, वो इस हमारे पूरे अदालती निज़ाम के लिए एक ब्लड सप्लाई लाइन का काम करता है, यानी उसको कहते तवानाई बख्शने का एक ज़रिया है, और इसको वकला भी ताख़ीरी हरबों के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ज़मानत को और स्टे ऑर्डर को। नहीं, मैं आपको अर्ज़ करूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि जहां स्टे हो जाता है वो मुकदमा लटकता रहता है, कोई उसमें पेश भी नहीं होता,
और कोई दिलचस्पी भी किसी को नहीं रहती, बल्कि यही होता है जिस तरह आज आप देखते हैं कि जी फलां मुकदमा बड़ी उसकी हाइप क्रिएट हुई, लेकिन जनाब उसमें बेल हो गई, तो वो बेल बजाय खुद काफ़ी है इस काम के लिए कि वो शख्स के विक्ट्री का निशान बना के कहे कि जनाब देखें मुझे तो छोड़ दिया गया। हालांकि ऐसा होता नहीं है और अमलन ऐसा हो रहा है इसलिए कि उसके बाद उसका केस प्रोसेस होना नहीं है। अब मामला क्या है, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि फौजदारी निज़ाम जो है दुनिया में कहाँ से कहाँ स्टेज जो है वो फौजदारी में नहीं है, ये दीवानी में है, लेकिन दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आज भी इम्तियाज़ साहब हमारा प्रोसेस सर्विंग का किसी शख्स को अदालत में हाजिर करने के लिए वही पुराना तरीक़ेकार है जिसमें जनाब महीनों और साल लग जाते हैं कि जनाब आपने सब्स्टिट्यूटेड सर्विस करनी है, चस्पांदगी करनी है। और भाई मियाँ इस वक्त ना वो चस्पांदगी की ज़रूरत है, आप तो सीधा सीधा एक ऐसा सिस्टम है कि लम्हों में इतला हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि वो सर्व हुआ है शख्स या नहीं हुआ। और अगर इसी को आप जदीद सिस्टम अपना लें तो वो सर्विस वाला मामला जो महीने ले जाता है वो ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद आपने इसको अगर वाकई लोगों को इंसाफ फराहम करना है तो जजेस कॉम्पिटेंट रखें, नौजवान जजेस रखें, उनको आप प्रॉपरली ट्रेन करें। अब आप देखें कितनी बदकिस्मती की बात है, हमारे नौजवान जो आके प्रैक्टिस में आते हैं उनकी कोई ट्रेनिंग का इंतज़ाम नहीं है, चंद महीने वो किसी सीनियर के साथ रहते हैं और कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि उसे उस अरसे में बाकायदा एक नौजवान जो इतने साल गुजार के आया है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, उसे कुछ अरसे के लिए कहीं से कोई मुशाहरा मिले, स्टाइपेंड मिले, और जिसके लिए खुद आपने कहा हुआ है कि जी ये सारे के सारे इदारे पाबंद हैं कि वो रखें, लीगल कंसल्टेंट्स रखें, लीगल एडवाइज़र रखें, और वो यकीनन नौजवानों को रखना चाहिए। अगर इस तरह का इंतजाम हो जाए तो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाए। लेकिन बार बताइए कि इसमें मैं एक सेकंड थोड़ी सी इम्तियाज साहब, बार काउंसलों का रोल जो था वो होना तो ये चाहिए था कि वो बार काउंसिलें ऐसी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करती, इंस्टीट्यूशन बनती जिसमें लोगों की ट्रेनिंग होती। बार काउंसिलें बिल्कुल उनके काम ही और हो गए, अपने मफादात के लिए लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट की अमाजगाह बनती जा रही हैं। अगर बार काउंसिलें अपना रोल प्ले करती और फिर अदालतें आप जजेस को उनके मेरिट पे रखते, ये ना हो कि जनाब आप सारे के सारे जजेस देख रहे हैं, आपको ऊपर से लेकर नीचे तक किसी ना किसी जज। मैं यही पूछना चाह रहा था साहब कि अगर बार काउंसिलें जो हैं वो होटल चलाना शुरू कर दें, जो उनको बार काउंसिल के लिए प्लॉट मिलते हैं वहाँ पे, फिर वो कचहरियों में, ज़िला कचहरी में नाजायज़ वो अपने चैम्बर्स बना लेते हैं, यानी बुनियादी तौर पर जो कानून के डिफेंडर हैं वही कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं। आपने भी इन लोगों की सरबराही की, आप भी सदर थे इस्लामाबाद बार के, तो आपको उस दौरान आपने कोई ऐसी पेशरफ्त की गई वकीलों की तरफ से कि कुछ हालात को बेहतर किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है बल्कि बार और बेंच पे भी उतनी जिम्मेदारी आयद होती है। इम्तियाज साहब, हुकूमत का काम ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये पहली जगह है, कैपिटल है, जहाँ अदालतों के लिए कोई जगह मखसूस नहीं है। अगर आप जगह अदालतों के लिए मखसूस नहीं करेंगे तो उसके बाद आप चेम्बर्स भी वकला के लिए नहीं बनाएंगे, जगह नहीं होगी तो वकला कहाँ जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि इस मसले का हल ढूंढने के लिए मैंने पूरे जिस साल की आप बात कर रहे हैं बतौर सदर के, पूरा साल मैंने हुकूमत से ये कहा कि देखें आप इस कचहरी को अगर वहाँ शिफ्ट करना चाहते हो और हो जानी चाहिए, F8 में नहीं रहनी चाहिए, तो उसके लिए PC1 ऑलरेडी मंजूर हुआ है, PC2 मंजूर कीजिएगा। सिर्फ 6 करोड़ रुपया का कि ये PC2 यानी सड़कें वगैरह जो है वहाँ बन जाएंगी, चेम्बर्स हम खुद बना लेंगे। आपसे मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपके इस प्रोग्राम की वसातत से, हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत थी या आज की ये हुकूमत है, किसी ने इस मामले पे तवज्जो देने की कोशिश मेरे ख्याल में चौधरी साहब इसमें हुकूमत और हमारी जुडिशरी उन सबको मिलकर मेरे ख्याल में इकदामात उठाने पड़ेंगे। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस मसले के ऊपर सीरियसली तवज्जो दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए इम्तियाज साहब। एक बड़ा आप मुझे वाक़या बता रहे थे शायद बरतानिया का, जहाँ पर वीडियोज़ की मदद से, और मैं आपसे पूछ रही थी कि बरतानवी जो सिस्टम जुडिशल सिस्टम है उसी को हमने फॉलो किया, लेकिन हमने शायद सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया या उस तरह से रिवाइज नहीं किया, रिव्यू नहीं किया जो वहाँ पे होता रहा। बिल्कुल, बरतानिया में जो फौजदारी कानून है वो मैंने सुना है हर 10-15 साल के बाद उस पर नज़रसानी होती है और हालात के मुताबिक उसमें तब्दीली की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे आरिफ चौधरी साहब बता रहे थे कि जो निज़ाम 1860 में दिया गया था मोर और लेस वैसे ही चल रहा है, और उसी की वजह से, बल्कि वाक़या मैं आपको बताता चलूँ कि 15-16 बरस पहले वहाँ पे हंगामे हुए लंदन में, और उसके
नतीजे में जितने लोग गिरफ्तार हुए बाद में, जिन्होंने तोड़ फोड़ की थी, उनके लिए हफ्ते इतवार को भी खुसूसी अदालतें लगाई गई। हर अदालत में 2-2, 3-3 जज रखे गए और उसके बाद पुलिस को भी बुलाया गया और जो मुल्जिमान थे उनको भी वीडियो फुटेज जो थी वो सामने रखी गई और जज उनसे पूछते थे कि ये आप हैं, फिर पुलिस वाले से पूछते थे कि आप इसकी तस्दीक करते हैं। उधर बैठे बैठे उन्होंने उसको 2 महीने की 3 महीने की सज़ा दे दी, किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया, इसलिए कि जब वीडियो फुटेज अवेलेबल थी तो उसमें उसके बाद गुंजाइश क्या रह गई। यहाँ पे आप देखिए कि दिन दहाड़े वो बेचारा सार्जेंट के ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी उन्होंने और आज अदम सबूत पे उनको रिहा कर दिया गया है। तो बड़ा ही एक अफसोसनाक सूरत हाल है। और दूसरी कुछ वकला मानते भी हैं कि जो हुक्म इम्तनाई है, स्टे ऑर्डर, उसकी वजह से इस मुल्क में जो पेंडेंसी या ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उनकी तादाद कम से कम 50% जो मुकदमात हैं शायद वो स्टे ऑर्डर्स की वजह से फंसे हुए हैं। और देखिए अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त 24 एहतसाब अदालतें हैं, 18 इंसदाद करप्शन अदालतें हैं, इनमें कोई 10,710 केस हैं ज़ेर इल्तवा और सिर्फ जो एहतसाब अदालतों में कोई 1,000 अरब के बराबर पैसे उसमें इन्वॉल्व हैं। इसी तरह मुख्तलिफ अपील कोर्टों में इस वक्त 2,000 अरब यानी 2 ट्रिलियन रुपए जो हैं उसकी मालियत के केस लटके हुए हैं। वो अपील दर अपील होती है तो वो डिक्रीज जो कि हुई हैं मुख्तलिफ लोगों के ख़िलाफ़ ये चले जाते हैं। बड़े बड़े लोग हैं उसमें, हुकूमत में भी बैठे हुए हैं, वो एक अदालत जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में चले गए और वहाँ से स्टे ऑर्डर लेके, हालांकि स्टे ऑर्डर की बुनियादी एक शर्त ये होती है कि उससे किसी के बुनियादी हुकूक पामाल ना हो रहे हों और उसमें ये फैसला जो है वो 6 महीने के अंदर 6 महीने से ज़्यादा स्टे ऑर्डर की मायाद नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ 6-6 साल 10-10 साल तक स्टे ऑर्डर चलता रहता है और इससे जाहिर होता है कि यहाँ की जो अशराफिया है, उमरा हैं, किस तरह अपने सियासी असर नफूज की वजह से, माली वसाइल की वजह से मुकदमात पे, उनके फैसलों पे और कानून पे असरअंदाज होते रहते हैं। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और हमारी कोशिश होती है कि इस तरह के अवामी मसाइल जो है उनके ऊपर हम अपने प्रोग्राम में वक्तन फ़वक्तन बात करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले, इससे पहले कि हम आपसे इजाज़त लें, एक वीडियो मैं चाहूँगी प्रोड्यूसर साहब से कि अगर वो दिखाएं, क्योंकि एक बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज मिलता है इससे। इस वक्त आप देख रहे हैं इम्तियाज़ साहब, ये अफसर खान नामी एक शख्स हैं और इन्होंने ये दरिया में देखिए कितनी तुग़यानी है सवात के अंदर, लेकिन उसके बावजूद अपनी जान पे खेल के एक कुत्ते को बचाने के लिए यहाँ पे मौजूद है और अभी आप देखिएगा कि उस कुत्ते को उठा के ये लेके जाते हैं ताकि वो डूब ना सके। जी, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने हिम्मत का मुजाहरा किया। हालांकि देखिए दरिया बिल्कुल ठाठे मार रहा है और इसमें बिल्कुल इम्कान इस बात का मौजूद होता है कि कहीं आपको ये बहा के ना ले जाए, लेकिन बड़ी हिम्मत दिखाई इन साहब ने और कुत्ते को निकाल लाए क्यों किया। और हम दुनिया में देखते हैं कि जानवरों के हुकूक की बड़ी बातें की जाती हैं, अल्लाह करे कि यहाँ पे इंसानों को हुकूक मिल जाएं, लेकिन बहरहाल एक जानदार को अगर आप देखें कि वो मुश्किल में है तो एक मैसेज इससे ये मिलता है कि आप उसकी जान बचाएं। चाहे हमने देखा कि इस शख्स ने अपनी जान पे खेल के उसकी जान बचाने की कोशिश की और उस पर कामयाब हुआ। इन चीज़ों से सीखना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। इस बड़े ज़बरदस्त मैसेज के साथ मिशल बुखारी को, इम्तियाज़ गुल साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।